हल्की हल्की बूंदें दिन भर गिरती रही थीं और शाम होते होते ठंड ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन गीली हवा अब भी बदन के आर पार चुभ रही थी। सूरज ढलते ही कच्चे घरों की बस्तियों में धुआं और सन्नाटा एक दूसरे में घुलने लगे। इसी बस्ती के आखिरी छोर पर श्याम का टूटा सा घर खड़ा था, खामोश, थका हुआ, जैसे किसी सहारे का इंतजार कर रहा हो। अंदर सब मौजूद थे, लेकिन किसी के मन में चैन नहीं था। श्याम, मैं कब से देख रही हूँ, इस दीवार से रोज मिट्टी झर रही है। पहले बस एक पतली सी दरार थी जिसे देखकर हम टाल देते थे, लेकिन अब हाल और भी खराब है। बारिश ने तो सब बदल दिया है। पहले से मौजूद ठंड अब और कड़ी लग रही है और गीली मिट्टी की वजह से दीवारें कमजोर हो गई हैं। ईंटें हिलने लगी हैं, जैसे घर खुद लड़खड़ा रहा हो। जब हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे दीवार सांस ले रही हो। बारिश की नमी और ठंड ने इसे और डरावना बना दिया है। मुझे सच में डर लग रहा है श्याम। सीमा, मैं जानता हूं हालत खराब है और मैं इसे रोज अपनी आंखों के सामने बिगड़ते देखता हूं। सुबह निकलता हूं काम की तलाश में, कभी एक दिन की मजदूरी मिलती है, कभी पूरे दिन भटक कर भी कुछ हाथ नहीं लगता। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी में राशन, किराया और दवा सब समेटना पड़ता है। मैं कोशिश छोड़ नहीं रहा सीमा, बस हालात हर रोज मेरी हिम्मत की परीक्षा लेते हैं। घर चलाना अलग बात है श्याम, और जान बचाना बिल्कुल अलग। मैं जानती हूँ पैसे कम हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन अगर किसी रात ये दीवार गिर गई और बच्चा अंदर हुआ तो उस वक्त ये सोचकर जी पाओगे कि हमने कुछ पैसे बचा लिए थे। पैसे दोबारा आ सकते हैं श्याम, जान नहीं। पापा, अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ रहेंगे? मेरी किताबें बारिश में भीग गई हैं, पन्ने चिपक गए हैं। सुबह इतनी ठंड में स्कूल जाता हूँ तो लगता है मैं ऐसे कैसे पढ़ पाऊंगा। मास्टर जी ने कहा है कि कल पूरा काम दिखाना है। पापा, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ टूट गया तो मैं क्या करूँगा? अमन, तू पढ़ाई की चिंता मत कर बेटा। पापा है ना, तेरी किताबें, तेरा स्कूल, तेरे सपने, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे कम सोना पड़े, लेकिन तेरी पढ़ाई बीच में रुकने नहीं दूंगा। तू बस दिल लगाकर पढ़, बाकी सब पापा संभाल लेंगे। श्याम, बच्चे को झूठी तसल्ली मत दो। उसे ये मत कहो कि कुछ नहीं होगा, जब हमें खुद भरोसा नहीं है। उसे भी पता होना चाहिए कि हालात क्या हैं, ताकि वो डर के साथ जीना नहीं, डर के सामने खड़ा होना सीखे। रात गहराने लगी थी, बाहर ठंड और तेज हो गई थी और हर झोंके के साथ दीवारें कराह उठती थीं, जैसे यह घर अब और बोझ नहीं सह पा रहा हो। श्याम, आप सुन रहे हैं ना? ये आवाज पहले बस हवा की सीटी लगती थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे दीवार खुद कुछ कहना चाहती हो। श्याम, जैसे वो हमें पहले ही चेतावनी दे रही हो। हवा ही होगी सीमा, पुराना घर है, इसलिए आवाजें भी पुरानी दीवारों की तरह भारी लगती हैं। तू ज्यादा मत सोच, वरना बच्चे के मन में डर बैठ जाएगा। मैं बच्चे के डर से नहीं डर रही श्याम, मैं उस दिन से डर रही हूँ जब अचानक कुछ टूटेगा और हमें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो दिन आने से पहले हम कुछ कर लें। श्याम कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक तेज आवाज गूंजी। दीवार से मिट्टी का बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। सीमा, अमन को लेकर बाहर चलो, अभी इसी वक्त। तीनों जैसे तैसे बाहर निकले। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लग रही थी। उन्होंने अभी सांस भी ठीक से नहीं ली थी कि अंदर से एक और तेज आवाज आई। दीवार का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम अंदर होते तो सोचते ही रूह कांप जाती है। एक ही पल में सब कुछ मलबे के नीचे दब जाता, न चीख निकलती, न किसी को बचाने का मौका मिलता। अब सोचने का वक्त नहीं है सीमा, जो होना था वो हो चुका है और पलट कर देखा भी नहीं जा सकता। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम जिंदा हैं, एक दूसरे के साथ हैं, यही इस वक्त सबसे बड़ी बात है। पापा, मेरा स्कूल बैग वो भी अंदर ही रह गया। बैग फिर आ जाएगा बेटा, किताबें कपड़े सब दोबारा मिल सकते हैं।
अभी सबसे जरूरी है कि तुम सुरक्षित हो। पहले जान बची है, वही सबसे बड़ी बात है। बाकी सब फिर से हो जाएगा। श्याम, अब कहाँ जाएंगे? रात और ज्यादा ठंडी हो गई है। अंधेरा चारों तरफ कसता जा रहा है। बच्चा ठंड से कांप रहा है, उसके होंठ थरथरा रहे हैं। ये देखा नहीं जा रहा। मेरे ममेरे भाई के पास चलते हैं, वो मना नहीं करेगा, हालात समझेगा। कम से कम आज की रात के लिए ही सही हमें कहीं सिर रखने की जगह मिल जाएगी। भाई का घर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हर कदम भारी लग रहा था। सीमा बार बार अमन को सीने से लगा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर श्याम ने हिम्मत जुटाई और कुंडी खटखटाई। भाभी, हमारा घर गिर गया। हम बहुत मुश्किल में हैं और कहीं जाने की जगह नहीं बची। बस आज की रात के लिए सहारा चाहिए। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही। श्याम, बुरा मत मानना, पर साफ साफ कह दूं, यहाँ इतनी जगह नहीं कि तुम लोग ठीक से रह सको। हम खुद किसी तरह एडजस्ट करके पड़े हैं। कदम संभाल संभाल कर रखते हैं, सांस तक गिन गिन कर लेते हैं। ऐसे में अगर तुम लोग भी यहाँ रहने आ गए तो हाल ये होगा कि न किसी को चैन मिलेगा, न किसी की इज्जत बचेगी। मजबूरी अपनी जगह है, पर हर मजबूरी को सिर पर बैठाना भी सही नहीं होता। हम जमीन पर भी सो लेंगे, हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बस बच्चे को ठंड से बचा लीजिए, उसे अपने सीने से लगा लीजिए, किसी तरह इस रात को निकाल लीजिए। ठंड भी बहुत ज्यादा है, ऐसी ठंड जिसमें रातें और भारी लगने लगती हैं। आज अगर तुम आ गए तो कल कोई और भी आ जाएगा, फिर ऐसे रोज लोग आने लगेंगे और इस घर में हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जाएंगे। दरवाजा बंद हो गया। सीमा कुछ बोली नहीं, श्याम भी चुप रहा। रात गहरी हो चुकी थी। ठंड के साथ अब हल्की हल्की बर्फीली बारिश भी शुरू हो गई थी। सीमा, एक बात अच्छी है, जल्दी जल्दी में घर से निकलते वक्त मैं एक चादर उठा लाया था। सब कुछ पीछे छूट रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या लूं और क्या छोड़ दूं। बस हाथ में जो आया वही ले लिया। अमन का वो छोटा सा कंबल भी साथ आ गया, जिसे वो रोज रात सीने से लगाकर सोता है। आज हालात जैसे भी हों, रात कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, कम से कम इन्हीं से काम चल जाएगा। आज की रात किसी तरह कट ही जाएगी। अच्छा किया आपने श्याम, आज तो हर छोटी चीज भी बहुत बड़ी लग रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि हिम्मत भी थकने लगी है। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। अब हमें खुद ही इस ठंड और बारिश से लड़ना होगा। किसी और सहारे की आस नहीं बची। हाँ, अब किसी से उम्मीद रखने का कोई मतलब नहीं। जिससे उम्मीद थी वही अपने दरवाजे बंद कर चुका है। अब न किसी से सवाल करना है ठीक, न किसी से मदद मांगनी है। अगर रास्ते में कोई बड़ा पेड़ मिल जाए जिसकी छांव में थोड़ी देर सुस्ताया जा सके, या फिर कोई बंद पड़ी दुकान मिल जाए, तो उसी के नीचे रुक जाएंगे। जो भी जगह नसीब में हो, आज की रात वहीं काट लेंगे। बस ये अंधेरी रात किसी तरह गुजर जाए। ठंड के साथ बारिश अब और तेज हो गई थी। पानी की बूंदें चुभने लगी थीं, जैसे सुइयां चुभ रही हों। श्याम और सीमा जैसे तैसे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे में उन्हें एक बहुत घना पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई थीं। सीमा, उधर देखो, ये पेड़ बहुत घना है। इसकी डालियां ऊपर तक फैली हुई हैं। इसके नीचे शायद बारिश कम आए। जैसे तैसे यहीं सो जाते हैं। सुबह होगी तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, सच में यहाँ हवा भी थोड़ी कम लग रही है। चलिए यहीं चादर बिछा देते हैं। श्याम ने जमीन पर पड़ी गीली पत्तियों को हटाया और चादर बिछा दी। ऊपर से पेड़ की मोटी शाखाएं ढाल बनकर खड़ी थीं। बारिश पूरी तरह रुकी नहीं थी, लेकिन अब बूंदें सीधे उन पर नहीं गिर रही थीं। यहाँ ठंड बाकी जगहों से थोड़ी कम से कम हवा सीधे नहीं लग रही। अमन बहुत डर गया है। इसकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। मैं इसे अपने पास सुलाने की कोशिश करती हूँ, शायद थोड़ा चैन मिल जाए। सीमा ने अमन को कंबल में लपेट लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। अमन ने नींद में भी उसकी साड़ी कसकर पकड़ रखी थी, जैसे डर हो कि माँ कहीं दूर न चली जाए। श्याम पास बैठा उन्हें देखता रहा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा एक सवाल, कल क्या होगा? सुबह हुई। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
पूरी रात भीगी जमीन से उठती सिहरन अब हड्डियों तक उतर आई थी। पेड़ के नीचे बिताई रात के बाद भी थकान कम नहीं हुई थी, बल्कि डर और चिंता और गहरी हो गई थी। सुनिए जी, अभी मैंने अपने पल्लू में देखा, बहुत पहले उसमें 500 रुपये रखे थे अमन के लिए बैग खरीदने को। मुझे याद ही नहीं रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब इन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बच्चा भूख, ठंड और बीमारी एक साथ नहीं झेल पाएगा। आप बाजार जाकर कुछ खाने का इंतजाम कराइए। सीमा, ये पैसे हमारे लिए उम्मीद की तरह हैं। इससे आज का खाना तो आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है बारिश फिर आएगी। ये पेड़ भी कब तक हमें बचाएगा? हमें कोई सुरक्षित जगह बनानी होगी जहां से ढक सके। क्यों ना जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करें। इन पैसों से थोड़ा खाने का और थोड़ा सीमेंट ले आऊं। जहां हमारा घर पूरी तरह टूट गया है, वहीं एक छोटा सा पक्का आसरा बना लेंगे। छत होगी तो पेट भरने का जुगाड़ भी हो जाएगा। ठीक है जी, आप बाजार से ये सब ले आइए। मैं अमन के पास ही रहूंगी, फिर साथ में जंगल चलेंगे। श्याम उन्हीं पैसों से सीमेंट की बोरियां और खाने के लिए रोटी सब्जी ले आया। पेड़ के नीचे ही सीमा, अमन और श्याम ने बैठकर खाना खाया। बच्चे के चेहरे पर थोड़ी जान लौटी, लेकिन ठंड और बारिश में भीगने से उसे तेज बुखार चढ़ चुका था। श्याम, देखिए ना, अमन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। जल्दी से घर बनाना पड़ेगा। अगर फिर बारिश आ गई तो हम क्या करेंगे? अब पैसे भी नहीं बचे कि दवाई ले सकें। सीमा, चलो जल्दी से जंगल चलते हैं। यहां रहकर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर बारिश आ गई तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। श्याम और सीमा ने अमन को पेड़ के नीचे बैठाया और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उधर ठंड के मौसम में श्याम का भाई और उसकी भाभी गरम गरम पकौड़ों का आनंद ले रहे थे। जानते हैं जी, कल आपका वो ममेरा भाई श्याम आया था। पूरा परिवार साथ था। कह रहा था घर टूट गया है, एक रात यहीं रहने दे दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया। अब बताइए, इन्हें रखेंगे तो खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही किया है। हाँ सवित्री, तुमने बिल्कुल ठीक किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है और ऊपर से उनका बोझ सिर पर लें। गरीब हैं तो हम क्यों जिम्मेदारी लें? छोड़ो, पकौड़े खाओ। हमें तो कल इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है। इधर सीमा और श्याम ने लकड़ियों से घर बनाना शुरू किया। शाम तक उन्होंने एक छोटा लेकिन मजबूत घर तैयार कर लिया। रात हुई, बारिश ने फिर रौद्र रूप ले लिया, लेकिन इस बार श्याम और सीमा के पास अपना बनाया हुआ मजबूत घर था। ठंड बढ़ती जा रही थी, मगर पूरा परिवार आग के पास दुबक कर बैठा हुआ था। हमने कर दिखाया जी। कम से कम सिर छुपाने की जगह तो है अब। बस कल कोई काम मिल जाए तो घर में 2 रोटी और अमन की दवाई आ सके। सेठ भी अब उधार नहीं देगा, पहले ही बहुत कर्ज ले चुके हैं। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं कल शहर जाऊंगा। किसी ऑटो मालिक या ठेकेदार के पास काम मिल ही जाएगा। तुम बस अमन का ध्यान रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीमा, अब मैं जाता हूं। आज काम मिलना बहुत जरूरी है। राशन और अमन की दवाई लानी है। हाँ जी, आराम से जाइए। मैं यहीं अमन के पास रहूंगी। रात के लिए कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा कर लूंगी। श्याम ठंड में कांपता हुआ, तेज हवाओं को चीरता हुआ शहर की ओर निकला। कई जगह बात की, लेकिन काम नहीं मिला। तभी एक ठेकेदार घर बनवाने का काम कर रहा था। मालिक, कोई काम मिलेगा क्या? मैं सीमेंट की सारी बोरियां उठा लूंगा। बस पैसों की बहुत जरूरत है। काम तो है, आज मेरे 2 मजदूर नहीं आए। अगर तू दोनों का काम कर लेगा तो आज ही मजदूरी दे दूंगा। काम बहुत ज्यादा है, कर पाएगा? जी मालिक, मैं सब कर लूंगा। ठेकेदार से मजदूरी लेकर श्याम बाजार की ओर बढ़ा ही था कि कुछ दूर जाने पर उसकी नज़र एक बूढ़े, हारे हुए और बेहद कमज़ोर आदमी पर पड़ी। वह अकेला फुटपाथ के किनारे बैठा था। शरीर कांप रहा था, चेहरे पर गहरी उदासी थी और ठंड से बचने के लिए उसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। बाबूजी, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना?
ठंड भी बहुत लग रही होगी आपको। आपने गर्म कपड़े भी नहीं पहने हैं। मुझे बताइए क्या हुआ है। बेटा, मैं बहुत लाचार हूँ। इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं बचा। खाने को कुछ नहीं है, जेब में एक पैसा भी नहीं। मेरे बेटों ने मुझे इस ठंड में यहाँ बेसहारा छोड़ दिया। मेरे पास बस ये एक मुर्गी है जिसे मैंने पाला था, लेकिन अब इसका भी क्या करूँ? कोई खरीदने वाला नहीं। भूख बहुत लग रही है बेटा। बाबूजी, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। आपका दुख देखकर मेरा दिल भर आया है। मेरे पास अभी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आज मजदूरी करके आया हूं। मुझे 1000 रुपये मिले हैं। आप ये 300 रुपये रख लीजिए, कुछ खाने का इंतजाम कर लीजिएगा। पास ही एक वृद्ध आश्रम है, वहां चले जाइएगा। कम से कम रात तो सुरक्षित कटेगी। बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने एक बेसहारा गरीब का पेट भरने का रास्ता दिखाया, लेकिन मैं ये पैसे ऐसे ही नहीं ले सकता। मेरी ये मुर्गी तू अपने पास रख ले। बस मना मत करना बेटा, इसे ले ले। श्याम ने कुछ कहे बिना वह मुर्गी ली और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक छोटा बच्चा दिखा जो सर्द हवा में खड़ा रो रहा था। अरे बेटा, इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ा है? रो क्यों रहा है? तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? चाचा, मैं अपनी माँ के साथ यहाँ बर्तन बेचने आया था। मेरी माँ कहीं दिख नहीं रही। मेरी आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है। आप मेरी माँ को ढूंढ दीजिए ना। ठीक है बेटा, तू यहीं बैठ, ठंड से बचकर। मैं तेरी माँ को ढूंढकर अभी लाता हूँ। श्याम इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठी एक औरत दिखी जो चुपचाप रो रही थी। बहन, आप ही वो है ना जो बर्तन बेचती हैं? आप यहाँ रो क्यों रही हैं? आपका बच्चा उधर बहुत परेशान है, आप उसके पास क्यों नहीं जाती? भाई, क्या करूं, कैसे जाऊं उसके पास? आज सुबह से एक भी बर्तन नहीं बिका। उसके आंखों की दवाई लेनी है, घर का राशन लाना है। सब कुछ पैसों से ही तो आता है। मैं उसके सामने रो नहीं सकती, वो टूट जाएगा। इसलिए यहाँ आकर बैठ गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ये बर्तन खरीद लेता हूँ। मेरे पास 700 रुपये हैं। आप 500 रुपये में ये बर्तन मुझे दे दीजिए। श्याम ने उस औरत से बर्तन लिए, मुर्गी को संभाला और फिर भारी मन लेकिन सुकून भरे दिल के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। श्याम, आप आ गए? कहीं काम मिला क्या? कुछ पैसे मिले? बताइए ना। और ये मुर्गी, ये बर्तन, ये सब क्या है? सीमा, मुझे कुछ घंटों की मजदूरी मिली थी। मैंने वो काम किया और मुझे 1000 रुपये मिले। लेकिन रास्ते में मुझे कुछ बहुत मजबूर और लाचार लोग मिले। उनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब थी। उनसे देखा नहीं गया तो मैंने आधे पैसे उन्हें दे दिए। बदले में उन्होंने मुझे ये मुर्गी और ये बर्तन दे दिए। अब बस 200 रुपये बचे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ पाया। आज की रात जैसे तैसे काट लेते हैं, कल फिर काम करूंगा, कुछ पैसे और जोड़ लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। घर में राशन नहीं है, एक ठीक सा कंबल तक नहीं है। ठंड बढ़ती जा रही है और आप ये सब ले आए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपने ये क्या कर दिया श्याम? अब खाली पेट सोना पड़ेगा और बच्चा पहले से ही बीमार है। सीमा श्याम से नाराज थी। उसके मन में गुस्सा नहीं, डर था, अपने बच्चे को लेकर, आने वाली रात को लेकर और उस अनजाने कल को लेकर। सुबह हुई, ठंड अब भी वैसी ही थी। सीमा की आंख खुली तो उसकी नज़र मुर्गी पर पड़ी। वह हैरान रह गई। छोटे से घर में रात भर में बहुत सारे अंडे पड़ चुके थे। मुर्गी ने पूरी रात अंडे दिए थे। सीमा कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। भूख और परेशानी के बीच ये अंडे उनके लिए एक नई उम्मीद थे। श्याम, जरा देखिए ना, इतने सारे अंडे। ये मुर्गी तो इतनी छोटी सी है, फिर एक ही रात में इतने अंडे कैसे दे दिए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब हो क्या रहा है? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा सीमा, लेकिन मन कहता है कि ये ऊपर वाले का करिश्मा है। कहते हैं ना, जो इंसान दिल से किसी का भला करता है, भगवान उसके लिए कई रास्ते खोल देता है। शायद वही हमारी मदद कर रहा है। श्याम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कल आपको कितना कुछ कह दिया था। आप जो करके आए वो बिल्कुल सही था।
इन अंडों ने हमें एक उम्मीद दे दी है। अब हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। आपको इस ठंड में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ठंड का मौसम है, अंडे बिकेंगे, घर में 2 पैसे आएंगे, अमन की दवाई आ जाएगी, हमारे लिए एक कंबल भी आ जाएगा। हाँ सीमा, अब हम हार नहीं मानेंगे। ये सारे अंडे बेचेंगे और अपनी जरूरतें धीरे धीरे पूरी करेंगे। भगवान ने जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। श्याम और सीमा अंडों को टोकरी में रखकर बाजार में बैठ गए। शुरू में लोग रुक रुक कर देखते रहे, फिर धीरे धीरे खरीदने लगे। कुछ ही घंटों में सारे अंडे बिक गए। पहली बार इतने दिनों बाद उनके हाथ में ठीक ठाक पैसे आए। उस रात उनके घर में चूल्हा जला। ठंड अब भी थी, लेकिन आग की गर्माहट थी। अमन ने पेट भरकर खाना खाया और चैन से सो गया। और उसी रात मुर्गी ने फिर से कई अंडे दिए। आप तो बस यूं ही बैठे रहिए। जरा अपने मामेरे भाई श्याम को देखिए। अंडे बेच बेच कर अमीर हो जाएगा। न जाने कैसी मुर्गी ले आया है, रोज ढेर सारे अंडे देती है। जाइए, हमारे लिए भी वैसी ही मुर्गी ले आइए, या उसकी मुर्गी ही उठा लाइए। हम भी अमीर बन जाएंगे। तू ठीक कह रही है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो आगे निकल जाए। आज ही रात उसकी मुर्गी ले आऊंगा। रात गहरी हुई। ठंड और सन्नाटा चारों ओर फैल गया। मौका देखकर श्याम का भाई चुपके से श्याम के घर पहुंचा और मुर्गी चुराकर अपने घर ले आया। देखो सावित्री, अब हम और ज्यादा अमीर बनेंगे। इसके अंडे बेचेंगे और अपना धंधा और फैलाएंगे। हमारे पास पैसों की कमी तो है नहीं, बस मुनाफा बढ़ाना है। लोग देखेंगे कि हमारे घर में बरकत कैसे बढ़ती है। आज एक मुर्गी है, कल दर्जनों होंगी और हमारा रुतबा गांव में और ऊंचा हो जाएगा। और श्याम, वह तो गरीब का गरीब ही रह जाएगा। बड़ा चला था अमीर बनने, न अक्ल है न किस्मत। हाँ जी, लेकिन क्यों ना एक ही बार में इससे सारे अंडे निकलवा ले। रात भर इसके पास बैठेंगे, जितने अंडे देगी उससे और निकलवाएंगे। दोनों लालच में मुर्गी के पास बैठे रहे, लेकिन मुर्गी ने अंडे देने के बजाय बस गंदगी कर दी। पूरा घर बदबू से भर गया। हाय राम, पूरा घर गंदा कर दिया। न अंडा मिला न कोई फायदा, उल्टा हमारा ही नुकसान हो गया। मैंने तो पहले ही बहुत से लोगों के ऑर्डर ले लिए थे, अब तो बड़ी बदनामी होगी। उनके सारे पैसे भी मैं खर्च कर चुकी हूँ। एक ही रात में सब समझ आ गया। यह मुर्गी कोई मशीन नहीं है। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो हमारे सारे पैसे भी डूब जाएंगे और हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। हमारी मुर्गी कहाँ गई? जरूर कोई उसे चुरा ले गया। हमारी आखिरी उम्मीद भी अब नहीं रही। हम क्या करेंगे? जो अंडे हैं वे तो आज और कल बिक जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे हम? वह मुर्गी हमारे घर की एक सहारा बन गई थी। रो मत सीमा। जो हमारे पास आया था वो हमारी नीयत की वजह से आया था। अगर भगवान ने चाहा तो कोई और रास्ता जरूर खोलेगा। तू जब ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता था तो ऑन ऑर्डर लिया ही क्यों? अब बता, हमारे सारे पैसे वापस कर। एक ट्रक अंडों का ऑर्डर लेकर तू सारे पैसे खा गया। हमने तुझ पर भरोसा किया था, ये भरोसा तोड़ दिया तूने। फोन भी उठाना बंद कर दिया, जवाब तक नहीं दे रहा। चल अभी इसी वक्त पैसे लौटा दे। अगर आज पैसे नहीं मिले तो कल सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा। लालच में आकर श्याम के भाई ने बिना सोचे काम बढ़ा दिया, लेकिन अंडों की सप्लाई नहीं हो पाई। बाजार में उसकी साख गिर गई, ग्राहक दूर हो गए और उसका चलता फिरता काम बदनामी के साथ बंद हो गया। कुछ ही दिनों में श्याम ने अंडों से कमाए पैसों से 2 और मुर्गियां खरीदीं। मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के सहारे उनका छोटा सा काम चल पड़ा। वहीं भाई और भाभी लालच के कारण खाली हाथ रह गए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें